Hi friends, good morning. So we are back with GST and the most important chapter, input tax credit. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिर्फ एक रफ आइडिया लिया है हमने कि ओके व्हाट इज इनपुट टैक्स। हमें क्लियर? हमने पढ़ा कि इनपुट टैक्स का दो चीजें, एक अवेलमेंट करना और एक यूटिलाइजेशन करना। क्या करना? एक अवेलमेंट करना और एक यूटिलाइजेशन करना है। होप विद मी। अवेलमेंट हमें अभी पढ़ना है कि व्हाट इज अवेलेबल विद मी। यूटिलाइजेशन यू एंड मी नो वेरी वेल नाउ दैट बॉस, अगर आईजीएसटी का क्रेडिट है तो इट विल बी फर्स्ट यूज फॉर आईजीएसटी। अगर बैलेंस बचा तो सी और एस और यू इन एनी प्रपोर्शन इन एनी ऑर्डर। Clear? Second, the moment IGST credit is completely exhausted, then you can come to CGST, and CGST will be first used for CGST, and if balance left, then for IGST, and then SGST का for SGST, and if balance left for IST only when CGST is completely exhausted. Am I clear? Can I go ahead? फिर हमने सेक्शन 16 स्टार्ट किया था जो हमें बताता है कि बॉस हम कैसे इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। सी, खर्च करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, टू स्पेंड टू यूटिलाइज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज हाउ मच इज देयर इन माय पॉकेट। बिकॉज आई टॉट यू यस्टरडे ओनली कि अगर मैंने वो चीज अवेल कर ली जो मेरी नहीं थी और अवेल करने के बाद मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया। मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आई हैव अवेल अ लाख। क्रेडिट कितने का? 1 लाख का। मुझे पे 140 करना था, मैंने 1 लाख का क्रेडिट अवेल किया। मैं क्लियर? मुझे 140 पे करना है तो मैंने 140 के लिए पहले क्रेडिट यूटिलाइज किया 1 लाख का। बैलेंस 40,000 मैंने कैश लेजर के थ्रू पेमेंट किया। अज्यूमिंग ऑल इज वेल, अज्यूमिंग ऑल इज वेल, पर लेटर आई गॉट टू नो तो बॉस मुझे 1 लाख अवेल नहीं करना था, मुझे सिर्फ 30,000 ही अवेल करना था। मतलब मैंने 70,000 रॉन्ग अवेल एंड रॉन्ग यूटिलाइज किया। मैंने 70,000 रॉन्ग अवेल एंड रॉन्ग यूटिलाइज किया और 70,000 का मैंने लेस पेमेंट किया कि नहीं किया। इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? एंड दिस कैन बी डन बाय मिस्टेक ऑल्सो एंड दिस कैन बी डन बाय फ्रॉड ऑल्सो, knowingly unknowingly। सेक्शन 73 है unknowingly, सेक्शन 74 है knowingly। अगर आपने मिस्टेक करी या फ्रॉड करा है, अगर आपने पेमेंट कम किया है तो इंटरेस्ट आपको बाय डिफॉल्ट पे करना ही पड़ता है। अगर आपने लेट पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट आपको करना ही पड़ता है। पेनल्टी डिपेंड करता है योर इंटेंशंस के ऊपर। अगर आपने नोइंगली किया है तो पेनल्टी का अमाउंट ज्यादा होता है, आपने अननोइंगली किया है तो पेनल्टी का अमाउंट कम होता है, पर इंटरेस्ट तो अटैच है कि नहीं है? 18%, 24%, विच इज नॉट अ लेस परसेंटेज, बड़ा परसेंट 18%, 24%। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जानबूझ के करें तो बात अलग है, पर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो द प्रोविजन, दिस शुड नॉट बी द केस। ओके, तो दिस व्हाट वी हैड अंडरस्टूड इज यूटिलाइजेशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अवेलमेंट। अवेलमेंट हमें कौन से सेक्शन ने बताया है? 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। 16, 17, 18 is in inter, 19, 20, 21 in CA finals। Getting my point? अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है बॉस? जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो बॉस पहली बात मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ए बी सी में मैं किसकी बात करने वाली हूँ? मैं बी की बात करने वाली हूँ। किसकी बात करने वाली हूँ? मैं बी की। बी कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी को मिलेगा जो रजिस्टर्ड है। तो बॉस लॉजिकल है ना, आज मुझे क्रेडिट चाहिए ही क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेज पे टैक्स लगाने वाली हूँ। तो टैक्स लगा ही कौन सकता है? टैक्स वही लगा सकता है जो रजिस्टर्ड हो। Am I clear? सेकेंड हमने यहाँ बात पढ़ी है गुड्स एंड सर्विसेज टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस। आज बी ने जो गुड्स परचेस की है या बी ने जो सर्विसेज है, अब मैं जब गुड्स की बात करती हूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, वन इज इनपुट, सेकेंड इज कैपिटल गुड्स। इनपुट होता है रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स होता है मशीनरीज। इनपुट होता है रॉ मटेरियल, इनपुट इज यूज्ड इन आउटपुट एंड कैपिटल गुड्स आर द मींस टू प्रोड्यूस आउटपुट। तो मुझे इनपुट्स का भी क्रेडिट मिलता है, मुझे कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलता है। आई होप विथ मी। Am I clear? तो इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, आई होप विथ मी। Am I clear? एंड सर्विसेज, ये मुझे किसके लिए यूज करना चाहिए? अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। अगर मैंने उसे नॉन बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, नॉन बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेक सेंस? लॉजिकल? व्हाट इज लॉजिक? व्हेन आई एम यूजिंग इट फॉर माय नॉन बिजनेस पर्पस और
personal purpose, then I am the end consumer, and end consumer will have to bear the tax. Am I clear? फिर हम आए थे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पे. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ने 4 कंडीशंस दिए, 2A, 2B, 2C, 2D. ये चारों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक द आईटीसी. फर्स्ट कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि बॉस बी की बात चली, बी के पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस विच इज अ प्रूफ दैट यस ही हैज पेड टैक्स टू A in return to department. Am I clear? Or maybe he must have directly paid to the government in RCM, whatever. जो भी basis पे you are saying that I have the right to avail the ITC, आप मुझे proof दिखाओ. तो पहला point मैंने आपको इसमें invoice बताया था. Second point मैंने आपको बोला था कि I'll be teaching the second point when I'll be taking the chapter tax invoice, debit note and credit note. थर्ड पॉइंट डेबिट नोट मैंने आपको बताया था कि बॉस अगर इनवॉइस में कोई चीज गलत होगी और गलत नहीं भी हुई है, सपोज हो सकता है माल रिटर्न हो गया हो, जो भी, तो अगर मैंने या तो इनवॉइस में तो ज्यादा चार्ज किया होगा या कम चार्ज किया होगा, दोनों केस में मुझे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है. आई कैन इशू डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एज द केस में बी. अगर मुझे 1 लाख का इनवॉइस रेज करना चाहिए, तो मैंने 80,000 का ही रेज किया, मैंने 20,000 का कम रेज किया, तो मैं 20,000 का डेबिट नोट रेज कर दूंगी. अगर मैंने 1 लाख का इनवॉइस रेज किया, और मुझे एक्चुअली रेज कितने का करना चाहिए था, मैंने ज्यादा का रेज कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट, और मुझे 90 का ही रेज करना चाहिए था, तो मैं 10,000 क्रेडिट नोट इशू कर दूंगी. इन शॉर्ट, इनवॉइस में कुछ भी हो, यू कैन take it ahead with debit note or credit note. No need to go for revised tax invoice. Revised tax invoice is a concept there in GST, but not for an error or not to change the tax invoice. There is some different concept which will again I'll teach in the chapter tax invoice and debit note and credit note. Am I clear? फिर फोर्थ पॉइंट, बिल ऑफ एंट्री. मैंने आपको बताया था कस्टम्स के केस में हम बिल ऑफ एंट्री से नाम से क्लियर है, इंडिया में एंटर करना है तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, इंडिया में गुड्स को क्या करवाना है, एंटर करवाना है, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करो. इन दैट केस उस बिल ऑफ एंट्री में बेसिक कस्टम ड्यूटी एक होती है और एक आईजीएसटी होती है, और हम पढ़ के आए हमें आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है बिकॉज आईजीएसटी इज इनपुट टैक्स. बिल ऑफ एंट्री का प्रूफ दो. एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि सीए ने सर्विसेज 5 ब्रांच प्लस हेड ऑफिस को भी दी है, पर जो इनवॉइस रेज किया वो सिर्फ हेड ऑफिस को रेज कर दिया. तो हेड ऑफिस क्या करेगा, दे विल रजिस्टर देमसेल्फ एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. नाम से क्लियर है, सीए की सर्विस क्या है, इनपुट सर्विस. सीए की सर्विस क्या है, इनपुट सर्विस, एंड दैट हेड ऑफिस इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इनपुट सर्विस टू द ब्रांचेस. तो हु इज हेड ऑफिस ओवर हियर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कैन आई गो इट? फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, नो आईटीसी अगर आपने टैक्स जो पे किया है वो बिकॉज ऑफ डिमांड पे किया और आपने चोरी करी थी, फ्रॉड. बस मैंने कल बोला चोरी ऊपर से सीना चोरी दोनों नहीं चलेंगे, नॉट फेयर. एक तो आप टैक्स पे नहीं करते हो, वो तो आपकी चोरी हमने पकड़ ली, और पकड़ने के बाद हमने बोला कि अब आप टैक्स पे करो, और आप उसके बाद बोलते हो कि भैया आप तो पे कर दिया, आप तो आईटीसी दो. सॉरी. क्लियर? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वी स्टार्टेड यस्टरडे, एक फ्लो लाने के लिए रिविजन करना जरूरी होता है. रूल 36 sub rule 4, please again I'm saying deadly important. Yes, it will be there in your exam. In fact, this whole chapter is very important. Am I clear? Okay. Rule 36 sub rule 4, पहली बात, ये रूल किस डेट को आया, ये रूल 9 अक्टूबर 2019 को आया था, यह आया है 9 अक्टूबर 2019 को फर्स्ट टाइम आया. तब परसेंट था 20% एंड देन 11 नवंबर 2019, एक महीने बाद ही उसको 20 को 10 कर दिया. हमारे मई अटेम्प्ट के लिए 20% था, हमारे नवंबर अटेम्प्ट के लिए 10% है, एंड नाउ वी हैव नवंबर अटेम्प्ट बस यू विल हैव टू स्टडी 10%. एम आई क्लियर? 9 अक्टूबर के पहले कुछ भी नहीं था. तो ये सब रूल, ये रूल 36 सब रूल 4 बोलता क्या है, इसने रिस्ट्रिक्शन डाला, ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन डालने आया. मतलब इस डेट के पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इस डेट के पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. गेट योर पॉइंट? अब मैं क्लियर? मैंने आपको इसका बेस दिया
कल मैंने इसको पूरा आपको बेस दिया था कि सप्लायर क्या करता है। सप्लायर अपने GSTR1 में, व्हाट इज GSTR1? स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई, स्टेटमेंट ऑफ आउट टुवर्ड्स सप्लाई। मतलब आज मैं सप्लायर हूं, मैं जो जो सप्लाई करूंगा मैं GSTR1 में लिखूंगा और वो इन डेप्थ होगा, मतलब प्रॉपर्ली रेसिपिएंट का नाम, एवरीथिंग इन डेप्थ होता है। एम आई क्लियर? इंडिविजुअल इनवॉइस वॉइस रहता है। एम आई क्लियर? ओके। अब मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि बस जून मंथ में 5 इनवॉइस रेज किए थे, 5 इनवॉइस, 1 2 3 4 5। एम आई क्लियर? कल हमारा पूरा एग्जांपल हमने पढ़ा था। कीप दैट एग्जांपल, लेट मी सी दैट एग्जांपल। या ये एग्जांपल, ओके, दिस इज एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल। इफ यू रिमेंबर, कल वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग कि बॉस जून मंथ में ए ने 5 इनवॉइस रेज किए थे, बी के पास 5 इनवॉइस थे, तो बी के हिसाब से 5 लाख का क्रेडिट होना चाहिए था। बी के हिसाब से 5 लाख का क्रेडिट होना चाहिए था। गेट योर पॉइंट? एम आई क्लियर? बट ए ने अपने GSTR1 में सिर्फ 4 इनवॉइस ही अपलोड किए। ए ने डिटेल्स अपलोड किए 4 इनवॉइस के हिसाब से, इट बिकम्स 3,90,000. Getting my point? Am I clear? Automatically, whatever you are uploading in your GSTR1, it will be seen in recipient GSTR2. Am I clear? See, 1 supplier का होता है, 2 recipient का होता है। GSTR1 किसका होता है? सप्लायर का होता है। GSTR2 किसका होता है? रेसिपिएंट का होता है। मैंने आपको कल ही बताया था, टिल डेट GSTR2 हमने प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। फिर 17 से लेके 20 हो गया। गेट योर पॉइंट? एम आई क्लियर? 1 चल रहा है एंड 3 भी चल रहा है। 1 क्या है? मैं सप्लायर हूं तो मुझे डिटेल्स देनी पड़ेगी, तो 1 के अंदर मैं डिटेल्स दूंगी। 3 भी क्या है? रिटर्न। 3 भी क्या है? रिटर्न। आई होप विथ मी। 1 नॉर्मल सप्लायर्स की बात चलो, मैं कंपोजिशन स्कीम में सब अभी कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉक अबाउट नॉर्मल पीपल, मैं क्लियर? नॉर्मल सप्लायर्स। तो अगर मैं सप्लायर हूं तो मेरा 1 होगा और मेरा 3 भी होगा। एम आई क्लियर? ए। और अगर बी की बात करें तो बी रिसिपेंट भी है और बी सप्लायर भी है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? A to B एंड B to C, ये कौन है? ये सप्लायर है। ये कौन है? ये सप्लायर। और B इसके लिए क्या है? रेसिपेंट है। बट B C के लिए क्या है? सप्लायर है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? मतलब B को GSTR1 भी करना पड़ेगा, B के लिए GSTR2 भी होता है और B के लिए GSTR3 भी होगा। कोई कंफ्यूजन? बट यस, टिल डेट GSTR2 अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। व्हाट इज GSTR1? व्हाट इज GSTR1? ये लिख लो, हमारे रिटर्न चैप्टर में आएगा, फिर भी लिख लो। स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आप जो सप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आप कहां डिटेल्स दोगे? GSTR1 में दोगे। GSTR2 क्या है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। एम आई क्लियर? 1 सप्लायर देता है, 2 रेसिपिएंट लेता है, क्योंकि इनवर्ड मतलब परचेस, एंड GSTR3B इज नथिंग बट रिटर्न। व्हाट इज रिटर्न? जैसे इनकम टैक्स में रिटर्न होता है कि नहीं होता है? सारे इनकम की हेड्स, ऑल 5 इनकम की हेड, then you have your deductions, then you have your taxable income, then you have your tax, then you have some pay some TDS। वो डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है या तो रिफंड होगा या तो टैक्स पेबल होगा। यस और नो? वैसे ही पूरा डिटेल्स हम रिटर्न में देते हैं। रिटर्न इज कंसोलिडेटेड। 3 भी है ना कंसोलिडेटेड, मतलब ऐसा नहीं कि एवरी इनवॉइस वाइज नहीं होता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? कैन आई गो हेड? ये समझा? अब समझना, वापस पढ़ रही हूं मैं। ए के कितने थे?
5 इनवॉइस थे, पर ए ने अपलोड कितने किए? 4। उनके हिसाब से 390, मतलब 2A में कितना दिख रहा है? 2A में 390 दिख रहा है, पर होना कितना चाहिए था? 5 lakhs होना चाहिए था। तो डिपार्टमेंट तो क्या बोलेगा बी को, बॉस ए ने 390 का सबमिशन किया है, तो मैं आपको 390 का क्रेडिट दे देता हूँ। अब मैं क्लियर? सी, अंडरस्टैंड करना, 9 अक्टूबर के पहले कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। ये रिस्ट्रिक्शन कब आया है? 9 अक्टूबर से आया है। मैं क्लियर? तो 9 अक्टूबर के पहले तो बी तो पूरे 5 लाख का क्रेडिट ले रहा था। 9 अक्टूबर के पहले देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस। मैं क्लियर? 9 अक्टूबर के पहले बी तो पूरे 5 लाख का क्रेडिट ले रहा था। देन द अंडरस्टूड मिसमैच हो रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन लेके आए, ओके हम आपको जो मिसमैच्ड अमाउंट है उसका क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, जो आपका एलिजिबल है, जहां पे डिस्प्यूट नहीं है, 9 अक्टूबर को बोला हम उसका 20% दे देंगे, एंड 11 नवंबर को वो 20% को 10% तक रिड्यूस कर दिया। Am I clear? तो इन शॉर्ट 390 प्लस 10% कम्स टू 39,000। दैट मीन्स इन जून मंथ का जब मैं जुलाई मंथ में पेमेंट करने जाऊंगी, जून मंथ का जब मैं जुलाई मंथ में पेमेंट करने जाऊंगी, आई एम एलिजिबल ऑफ आईटीसी ऑफ 4,29,000 रुपीज। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? उसकी बुक्स में भले ही 5 lakhs दिख रहे हैं, किसकी बुक्स में? बी को बोला गया कि भैया अपने बुक्स में से 5 lakhs का फिगर कम करो एंड 429 दिखाओ। आगे बढ़ू? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने सर्कुलर नंबर स्टार्ट किया था, फिर हमने ये बोला था कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर है, ये सेल्फ असेस करना पड़ेगा। This being a new provision, the restriction is not imposed through common portal, and it is a responsibility of the taxpayer that credit is availed in terms of the said rule, and therefore the availment of restricted credit in terms of sub-rule 4 of Rule 36 shall be done on self-assessment basis. Self assess करो, assess on your own। बहुत सी हर टैक्स नॉर्मली सेल्फ असेस ही होता है, क्योंकि अभी तो डिपार्टमेंट एक एक हर महीने तो आपको आके नहीं बोलेगा ना। डिपार्टमेंट बोलता है हमने लॉस बता दिए, आप अपने हिसाब से असेस कर लो, आप हमारा कैलकुलेशन ये आना चाहिए। अगर आपने इससे ज्यादा ले लिया, लॉजिकली सोचो, अगर आपने ज्यादा ले लिया मतलब आपने रॉन्गली अवेल कर लिया, रॉन्गली अवेल किया तो रॉन्ग यूटिलाइज करोगे, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाएगा। एम आई वेरी क्लियर विद स्टेटमेंट? इज स्टेटमेंट वेरी क्लियर? जो चीज मेरी नहीं है अगर मैं अपने पॉकेट में रख लेती हूँ तो मैं उसको खर्चा कर दूंगी, और खर्चा मैंने रॉन्गली किया कि नहीं किया? आई होप यू विथ मी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इश्यूज, ये एक्चुअली रूल 36 सब रूल 4 खत्म हो गया, बट देन क्या होता है, प्रैक्टिकली पीपल फेस इशू। जैसे यस्टरडे यू हैड सो मेनी क्वेश्चंस, मैम व्हाट अबाउट द बैलेंस, आपने तो 4,29,000 ही दिए हैं, उसको तो 5 lakhs मिलना चाहिए था। आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो प्रॉब्लम एक्चुअली वो लोग फेस कर रहे हैं। अब मैं एक एक करके, फिर उन्होंने क्या किया, पहले से क्लैरिफिकेशन दे दिया कि बॉस लेट्स हैव नो डिस्प्यूट, लेट अस क्लैरिफाई फ्रॉम डे 1 ओनली। 36 सॉरी रूल 36 सब रूल 4, रूल 36 सब रूल 4 किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली ऑन दोस जहां पे मिसमैच है, और मिसमैच कहां आता है? जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2A में। आई होप यू गेट माय पॉइंट। बस 2A में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाता है। गेट माय पॉइंट? 2A में 2 का पार्ट इज 2A, 2 फाइल नहीं कर रहे पर 2A आ जाता है। मैं क्लियर? अब ये बोलने की क्या जरूरत थी बॉस, जो 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 रिसिपेंट है, जो रिसिपेंट है, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था इसका, जो रिसिपेंट है wrong today, okay, he must be taking credit on many things, as in सप्लायर ने माल दिया उस पे एफसीएम लग रहा होगा, या सप्लायर ने माल दिया उस पे आरसीएम लग रहा होगा, तो आरसीएम पे टैक्स तो रिसिपेंट खुद ही भर रहा होगा, तो उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स होंगे ही सही, तो उस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। फिर अगर रेसिपेंट ने इंपोर्ट करवाया होगा तो इंपोर्ट की किसी बिल ऑफ एंट्री होगी, तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर रेसिपेंट को अपने हेड ऑफिस से आईएसडी मिल रहा होगा, आप समझ में आया?
ISD मिल रहा होगा तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। मतलब जहां डिस्प्यूट नहीं है वहां रिस्ट्रिक्शन की बात आती ही नहीं है। ये दिस रूल 36 इन सब रूल 4 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन GSTR 1 वाले केस में, जहां किसको अपलोड करना था, सप्लायर को करना था, उसे अपलोड नहीं किया। Am I clear? This is section of 36 sub rule 4 will be applicable only on invoice or debit notes on which credit is availed after 9th of October. Before 9th October there was no restrictions. Clear? Clear? अब आगे पढ़ते हैं. Whether the said restriction is to be calculated supplier wise or on consolidated basis. से क्या लिखा है? The restriction imposed is not supplier wise. The credit available under sub-rule 4 of Rule 36 is linked to total eligible credit from all suppliers against all suppliers whose details has been uploaded by the suppliers. Further, the calculation would be based on only those invoices which are otherwise eligible for ITC. Accordingly, those invoices on which ITC is not available under any of the provision of section 5 of section 15 subsection 5 of section 15 would not be considered for calculating 10% of eligible credit. समझो क्या हो रहा है बॉस, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लैंग्वेज ये मैंने प्योर एक्ट के लिए प्योर समझना. There is a section called 17 subsection 5 जो बात करता है किसकी, ब्लॉक क्रेडिट की. हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ब्लॉक कर दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, आप ये चीज पे टैक्स पे करोगे, हम आपको इसका क्रेडिट नहीं देंगे. मैं क्लियर? ये दिमाग में रखना. 17 बहुत इजी है, आएगा आपको. 17.5 लर्न करना ही है. 17.5 किसकी बात करता है? ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है. मैं क्लियर? अब इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन क्या रेज किया पॉइंट नंबर 2 में, वेदर द सेड रिस्ट्रिक्शन इज टू बी कैलकुलेट सप्लायर वाइज or on consolidated basis. This restriction is imposed. The restriction imposed is not supplier wise. The credit available under sub-rule 4 of Rule 36 is linked to total eligible credit from all suppliers against all suppliers whose details have been uploaded by the supplier. Further, the calculation would be based on only those invoices which are otherwise eligible. See, इनका कहना है आपको सप्लायर वाइज करने की जरूरत नहीं है, आप कंसोलिडेटेड कर सकते हो, पर आप उन्हीं इनवॉइसेस का 10% के लिए बात कर सकते हो जो अदरवाइज एलिजिबल है. मतलब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैं ये 5th इनवॉइस के लिए एलिजिबल हूं? यस, मैं 5th इनवॉइस के लिए एलिजिबल हूं, पर ए ने लिखा नहीं, इसलिए मेरे को मिल नहीं रहा है, इसलिए मुझे मिल नहीं रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? आई होप यू गेटिंग पॉइंट. समझ में आ रहा है? इन दैट केस मैं 10% 3,90,000 का ले सकती हूँ. पर अगर अज्यूम करो ये 5th इनवॉइस कौन सा वाला है, जो 17 सबसेक्शन 5 का है, जो 17 सबसेक्शन 5 का है, दैट मीन्स विच आई एम नॉट एलिजिबल. जो ब्लॉक है, जो क्या है, ब्लॉक है, जो मना कर दिया कि ये नहीं मिलेगा. तो अब 390 उन्होंने बताया 390 है, तो इस केस में 10% की बात नहीं आएगी. 10% कब आएगा, लॉजिकली समझो, जब मैं एलिजिबल थी और उसके अपलोड नहीं करने के कारण मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो ही 10% का कॉन्सेप्ट आएगा. अगर मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, जस्ट बिकॉज मैंने 5th पे 1,10,000 का टैक्स पे किया है, दैट डज नॉट मीन कि मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? इट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. एम आई क्लियर? दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, आपको सप्लायर वाइज ये देखने की जरूरत नहीं है, आप कंसोलिडेट करके देख लो. मतलब सपोज जून मंथ पे मैंने 2 लोगों से माल लिया, ए एंड बी से माल लिया, चलो बी तो मैं खुद ही हूं, ए एंड सी से माल लिया, बी ने 2 लोगों से माल लिया, ए एंड सी से. तो अब ए एंड सी अज्यूम करो 1 एंड 2 ए का है एंड 3, 4, 5 सी का है. एम आई क्लियर? 1 एंड 2 किसका है? ए का है. 3, 4, 5 सी का है. तो मैं टोटल देख लूंगी, टोटल कि बस टोटल 5 लाख होने चाहिए. अज्यूम करो ये अभी नहीं है, 5 लाख होने चाहिए थे, पर इसने 2 अपलोड नहीं किया,
इसने 5 अपलोड नहीं किया, ए ने 2 अपलोड नहीं किया, सी ने 5 अपलोड नहीं किया, मेरे को इसका नहीं मिल रहा है क्रेडिट, मेरे को इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है क्योंकि अपलोड ही नहीं हुआ है। एम आई क्लियर? इन दैट केस तो अपलोड कितना हुआ है? 1,90,000 हुआ है। अपलोड कितना हुआ है? 1,90,000 हुआ है। आई होप यू गेटिंग मी। अपलोड कितना हुआ है? 1,90,000 हुआ है। इन दैट केस क्या मैं 2 के लिए एलिजिबल थी? यस। 5 के लिए एलिजिबल थी? यस। बट अपलोड ही नहीं किया तो मैं सप्लायर वाइज नहीं करूंगी, मैं टोटल 1,90,000 का 10% और ले लूंगी, दैट इज 19,000। आई होप यू विथ मी। सेकेंड पॉइंट समझा? सेकेंड पॉइंट समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ, देन ओनली आई विल गो अहेड। सेकेंड पॉइंट समझा कि नहीं समझा? प्लीज टेल मी, देन ओनली आई विल गो अहेड। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ? सिंपल समझो मैं क्या बोल रही हूँ। यहां पे सपोज A, C and B, 1 and 2, 3, 4 and 5। अमाउंट क्या था 1 and 2 का अपना? 1 लाख, 2 लाख। 1 का इज 1 लाख, देन 2 का इज 2 lakhs, 3, 4, 5 is 1,10,000 and 3 and 4 क्या था? 50 and 40, 50 and 40, टोटल 5 lakhs। इतना मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए था बी को पर अज्यूम करो मैंने 2 सप्लायर से जून मंथ में मान लिया, इसने 2 अपलोड नहीं किया इसने 5 अपलोड नहीं किया, ए ने 1 अपलोड किया और सी ने 3 and 4 अपलोड किया। मतलब मेरे पास 1 की डिटेल्स आ रही है, मेरे पास 3 की डिटेल्स आ रही है, मेरे पास 4 की, मतलब मेरे 2A में GSTR 2A में कितना दिख रहा है? ओनली 1,90,000 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? ओनली 1,90,000 दिख रहा है अगेंस्ट 5 lakhs। क्यों ऐसा हुआ? ए ने 2 अपलोड नहीं किया, सी ने 5 अपलोड नहीं किया, तो मेरे को 3,10,000 क्रेडिट नहीं अवेल कर पा रही बिकॉज 1 में अपलोड नहीं हुआ है, मिसमैच हो रहा है। अब इनका क्वेश्चन है, ये जो 10% मुझे लेना है क्या मैं सप्लायर वाइज लूं या कंसोलिडेटेड ले लूं? क्या जरूरत है सप्लायर वाइज लेने की? सप्लायर वाइज लूंगी तो भी वही होगा ना। अगर मैं ए ने कितना करा, ए ने कितना किया? 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। ए ने कितना किया? 10 लाख, 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। और सी ने कितना किया? 90,000, 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000। टोटल कितना हो गया? 19,000। और मैं बोल रही हूं कि कंसोलिडेटेड का 10% ले लो 19,000। एम आई क्लियर? इनका कहना है आपको सप्लायर वाइज करने की जरूरत नहीं है, आप कंसोलिडेटेड अमाउंट पे 10% ले लो। प्रोवाइडेड क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप किसी क्रेडिट के लिए एलिजिबल थे पर वो आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ए एंड सी ने उनकी GSTR 1 में उसकी डिटेल्स नहीं दी। समझ में आया? एम आई क्लियर? 2 and 5 के लिए क्या मैं एलिजिबल हूं? आंसर करो, क्या 2 and 5 के लिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं? रिप्लाई करो। रिप्लाई एलिजिबल हूं। तो अगर मैं एलिजिबल हूं तो मुझे फिर 2 and 5 पूरा नहीं मिलेगा जितना के लिए मैं एलिजिबल हुई। एलिजिबल कितने के लिए हुई? 190 के लिए हुई। एलिजिबल कितने के लिए हुई? 190 के लिए हुई एंड मुझे टोटल 5 मिलना चाहिए था। इन शॉर्ट आई कैन टेक 190 का 10% विच इज 19,000। एम आई क्लियर? Is this point now clear? Can I go ahead? Can I go ahead now? Okay. आगे बढ़ू? प्लीज बताओ। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
Form GSTR 2A being a dynamic document, what would be the amount of ITC that is admissible to the taxpayers for a particular tax period in respect of invoices debit note whose details have not been uploaded by the suppliers. पहला amount पहले point पढ़ते हैं. The amount of ITC in respect of invoices or debit notes whose details have not been uploaded by the suppliers shall not exceed 10% of eligible ITC available to the recipient in respect of invoices or debit notes, the details on which has been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 as on the due date of filing the return in form GSTR 1 if of the supply of taxpayer. समझो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है. इनका क्वेश्चन है कि बॉस लिसन ना, इनका क्वेश्चन है कि 2A बहुत डायनामिक है, 2A बहुत डायनामिक है, तो मैं 10% किसका लू, 10% किसका लू. आई होप विथ मी. सिंपल उन्होंने बोला जिन्होंने भी अपना GSTR 1 ड्यू डेट तक फाइल कर दिया था, जिन्होंने सी आप लेट भी फाइल कर सकते, पर हम तो ड्यू डेट की बात कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था नॉर्मली GSTR 1 का ड्यू डेट क्या है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. जून मंथ का 10 जुलाई को नॉर्मल बता रही हूँ, अगर सिनेरियो के हिसाब से चेंज होता रहता है, कभी 11th है कभी कुछ, पर नॉर्मली जब प्रोविजन आया था तो 10th आया था कि आप जून मंथ का क्या करोगे. सी अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देती हूँ. आया था तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था, सप्लायर क्या करेगा, जून की डिटेल्स की बात करते हैं. सप्लायर क्या करेगा, GSTR 1 जब आया था तो ये बोला था, पर आज तक प्रैक्टिकली हुआ नहीं है, 10 जुलाई तक फाइल करेगा, 10 जुलाई तक फाइल करेगा. गेटिंग माय पॉइंट. सप्लायर अपना GSTR 1 10 जुलाई तक फाइल करेगा. ये GSTR 1 की डिटेल्स रिसिपेंट के 2A में रिफ्लेक्ट होगी. ये GSTR 1 जैसे सबमिट करेगा रिसिपेंट की 2A में रिफ्लेक्ट होगी. विथ मी. हो सकता है कि 1 जो सप्लायर ने सबमिट किया है वो रिसिपेंट के हिसाब से सही नहीं है, तो फिर रिसिपेंट क्या करेगा, GSTR 2 सबमिट करेगा बिटवीन 11 जुलाई टू 15 जुलाई, अप टू 15 जुलाई. आपको जो भी रेक्टिफिकेशन करना है 15 तक करो. आप रेक्टिफाई करोगे तो वो सप्लायर के GSTR 1 और उसमें रिफ्लेक्ट होगा. ये प्रैक्टिकली ऐसा बोला था. एंड फाइनली जब सब आपको सॉल्यूशन हो जाएगा तो फिर आप रिटर्न फाइल कर देना 20 जुलाई को. इनका लॉजिक ये था कि 15 तारीख तक मतलब 10 तक सप्लायर को बोलो डिटेल डाल दे. जैसे सप्लायर डिटेल डाल देगा 11 से लेके 15 तक का एक विंडो ओपन करके रखेंगे जिसमें रेसिपेंट चेक कर लेगा कि अपने एंड पे सब कुछ सही है कि नहीं है. अगर नहीं है तो वो जैसे ही रेक्टिफाई करेगा वो ऑटोमेटिकली GSTR 1 में सप्लायर के दिखेगा. मैं क्लियर. ये अपना तुम 15 तारीख तक कर लो और 20 तारीख को रिटर्न फाइल कर दो. ये इनका कॉन्सेप्ट था. एप्लीकेबल आज तक नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये टिल डेट एप्लीकेबल नहीं हुआ है. मैं क्लियर. तो आप समझना क्या हो रहा है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि बॉस मैं 10% किसका लूं. आप बोल रहे हो कि 1,90,000 का 10% लो. 1,90,000 किस दिन का डिटरमाइन करूं, तो जो सप्लायर ड्यू डेट पे जो GSTR 1 फाइल कर देता है, जो सप्लायर ड्यू डेट पे GSTR 1 फाइल कर देगा वो वाली डिटेल 2A में आएगी. मैं क्लियर. तो जो ड्यू डेट तक जो 1 फाइल किया है उसी का आप 10% ले सकते हो. मैं क्लियर. समझा कि नहीं समझा. Am I clear? तो क्या लिखा है देखो. The taxpayer may have to ascertain the same from his auto populated. मैंने आपको बोला ना जो आप 1 में फाइल करोगे वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब ऑटोमेटिकली इट विल कम इन 2A of the recipient. Am I clear? The taxpayer may have to ascertain the same from his auto populated form GSTR 2A as available on the due date of filing of GSTR 1. तो जो
सप्लायर GSTR 1 ड्यू डेट तक जो फाइल हो जाता है उसी का ही आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। एम आई वेरी क्लियर? मतलब उन्होंने कट ऑफ डेट दे दी। ऐसे तो यार सोचो ना यार, ड्यू डेट के बाद सप्लायर ने कुछ फाइल किया, फिर 2A में आ गया, फिर फाइल किया, फिर 2A में आ गया, यार ऐसे तो पागल हो जाएंगे। नहीं, एम आई क्लियर? जो ड्यू डेट तक फाइल हो गई है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो फोर्थ पॉइंट, हाउ मच ITC a registered taxpayer, this is now important। यहां से हमारा जो आपके कल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे ना, वो सब यहाँ आ गए। अब फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच ITC a registered taxpayer can avail in this form GSTR 3B in a month in case the details of the sum of the invoice has not been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37। क्या बोला है कि बी की बात चल रही है, बी कितना ITC अवेल कर सकता है। बी एज सिंपल है, जून मंथ का जब वो जुलाई में टैक्स भरेगा तो जुलाई में वो क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। मैंने आपको बताया है, अभी मैंने बताया, ए सप्लायर है, सप्लायर को 1 and 3B फाइल करना पड़ेगा। सप्लायर है इसलिए 1, और रिटर्न तो सबको करना पड़ता है। बी क्योंकि रेसिपेंट भी है और आगे वालों के लिए सप्लायर भी है, तो रेसिपेंट है तो 2 आएगा, सप्लायर है तो 1 भी आएगा, और क्योंकि वो रजिस्टर्ड है तो उसको रिटर्न तो भरना पड़ेगा। तो जब बी रिटर्न भरने जा रहा है, रिटर्न इज GSTR 3B, ऊपर लिखा है रिटर्न इज GSTR 3B। तो जब जून मंथ का, आज जैसे 20 जुलाई अब आने वाली है, तो अब मुझे अब 3B फाइल करना है। अब मुझे 3B फाइल करना है। अब देखो लॉजिकली मैं आपको बताती हूँ, जब मैं मेरा 3B फाइल करने जाऊंगी तो मैंने जून मंथ में जो सर्विसेज दी है उसमें मैंने GST कलेक्ट किया है, मुझे एक तो डिपार्टमेंट को वो पे करना है, मेरे को डिपार्टमेंट को वो पे करना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, मैंने किसी से सर्विसेज, आई होप विथ मी, मैंने ली भी थी तो मैंने उसमें टैक्स पे किया था, तो मैंने उसको क्रेडिट भी मुझे चाहिए। तो मैं 3B में क्या लिखूंगी, इतना मुझे पे करना है, इतना मैंने लिया था, तो नेट इतना हो जाएगा। Am I clear? It works like this. It works like this. Am I clear? तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि 3B की जब बात चल रही है, how much ITC a registered taxpayer can avail in the form 3B in the month in the case of details some of the invoices has not been uploaded। प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो रही है बी के साथ कि यार इस ए ने सब इनवॉइस रेज नहीं किए, उसने अपने 1 में नहीं डाले, उसके 1 में नहीं डाले तो मेरे 2A में नहीं आए। तो मेरा इशू क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए था पर उतना नहीं हो रहा है, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, सिंपल दो चीज मिलेगी, एलिजिबल क्रेडिट प्लस 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, एलिजिबल इज प्लस 10%। अब मैं क्लियर? तो एग्जांपल देखते हैं। सब रूल 4 of Rule 36 prescribe that ITC to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the detail of which have not been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 shall not exceed 10% of the eligible credit। जो मिसमैच वाला फिगर है उस मिसमैच का आपको कितना मिलेगा, 10%। और 10% भी किसका, बस जो मिसमैच है उसका 10% नहीं, जो एलिजिबल अमाउंट है उसका 10% मिलेगा। Am I clear? 10% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which has been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37। The eligible ITC can be availed with the below example। ये देखो, ये समझा ना? अरे बॉस, हमारा जो 5 लाख वाला एग्जाम्पल चल रहा था कि मेरे को 3,90,000 का क्रेडिट मिल रहा था क्योंकि ए ने 1 2 3 4 अपलोड किया, 5 अपलोड नहीं किया, फिफ्थ इज 1,10,000। तो मुझे 1,10,000 की 10% की बात नहीं चल रही है, जितना एलिजिबल है 3,90,000 उसका 10%। एम आई क्लियर? तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इन द इलस्ट्रेशन, बस एग्जाम्पल में सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गए हैं। इन द इलस्ट्रेशन, say taxpayer R receives 100 invoice for invoice supply
ऑफ गुड्स। ओके, और किससे मिल रहा है ये? ओके, in an illustration, say a taxpayer R receives 100 invoice for inward supply of goods or services involving ITC of rupees 10 lakhs from various suppliers, during the month of January 2020 and has to claim ITC in his form in GSTR 3B of January to be filed on 20th February 2020. सोचो 100 मतलब सपोज 1 2 3 4 ऐसे देर आर many suppliers जिनका टोटल मिला के आर को 100 इनवॉइसेस मिले थे। कितने इनवॉइस मिले थे? 100 इनवॉइसेस मिले थे। कितने इनवॉइसेस मिले थे? 100 इनवॉइसेस मिले थे। और उस 100 इनवॉइसेस का टोटल टैक्स कितना पे किया था उसने? टैक्स का अमाउंट था 10 lakhs। टैक्स कितना पे किया था उसने? 10 lakhs का टैक्स पे किया था। मतलब आर को 10 lakhs का क्रेडिट मिलना चाहिए था। और ये कौन से मंथ का इनवॉइस है? जनवरी मंथ का इनवॉइस है। तो जनवरी की डिटेल्स वो कब डालता? 20th February को डालता। एम आई क्लियर? 100 इनवॉइसेस का पेमेंट किया है। किसने पेमेंट किया है? आर ने पेमेंट किया है। उस 100 इनवॉइसेस पे टैक्स का टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है? 10 lakhs पे किया है। तो अगर सारे सप्लायर्स प्रॉपरली GSTR 1 जनवरी का जो GSTR 1 है जो फेब्रुवरी में अपलोड करते हैं 1 कौन अपलोड करेगा? सप्लायर्स। अज्यूम करो 10th February डेट है। अज्यूम करो 10th February डेट है। तो ड्यू डेट तक अगर सारे सप्लायर्स ने अज्यूम करो सारे 100 के 100 इनवॉइसेस GSTR 1 में अपलोड कर दिए बाय 10th of February, तो आर के GSTR 2A में वो 100 इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे और वहां पे उसको 10 lakhs का अमाउंट दिख जाएगा। तो वो पूरे 10 lakhs का क्रेडिट 20th Feb को ले सकता था, हाँ या ना? अगर कोई इशू नहीं होता, कहीं कुछ एरर नहीं होता, तो वो पूरा की पूरा 10 lakhs का क्रेडिट 20th Feb को अवेल कर सकता था कि नहीं कर सकता था? पर अब प्रॉब्लम क्या हुआ है? ये जो सप्लायर्स हैं जो 100 इनवॉइसेस हैं उन्होंने सबका अपलोड नहीं किया, तो आर के 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब देखो सिनारियो देखो, अलग अलग केसेस दिए। यू हैव केस 1, केस 2, केस 3। गेट योर पॉइंट? एम आई क्लियर? बहुत अच्छा प्रोविजन है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले हेडिंग पता, डिटेल्स ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस फॉर विच रिसिपेंट इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी। पहला हेडिंग क्या है? डिटेल्स उन इनवॉइसेस की जो रिसिपेंट मतलब जो आ रहे हैं ही इज एलिजिबल। इसका मतलब ये वो इनवॉइसेस होंगे जो अपलोड कर दिए होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट वे इनवॉइसेस आर अपलोडेड। 10% देख लेंगे अपन। एलिजिबल ITC टू बी टेकन इन GSTR 3B टू बी फाइल्ड बाय 20th Feb। मतलब कितना एलिजिबल अमाउंट हो जाएगा टोटल? मैं क्लियर? पहला केस 1। आई होप यू ऑल विथ मी। बॉस रिप्लाई करो। आई होप यू ऑल आर विथ मी। प्लीज रिप्लाई। Then only I'll go ahead. Please do reply. Okay. अब सप्लायर्स केस 1 की बात चल रही है। सप्लायर्स हैव फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR 1 80 इनवॉइसेस involving ITC of rupees 6 lakhs as on due date of furnishing of the details of outward supplies by suppliers। बस GSTR 1 सपोज जनवरी का उन्होंने ड्यू डेट तक मतलब 10th February अज्यूम करो 80 इनवॉइसेस अपलोड हो गए। टोटल सारे सप्लायर्स को मिला के 80 इनवॉइसेस अपलोड हो गए और 80 इनवॉइसेस के अगेंस्ट 6 lakhs का क्रेडिट इज सीन इन GSTR 2A। तो 6 lakhs एलिजिबल हो गया क्योंकि वो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 80 इनवॉइस के अगेंस्ट कितना क्रेडिट था? 6 lakhs था। वो 6 lakhs 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है
तो 6 lakhs क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। और एक्चुअली होना कितना चाहिए था, 100 इनवॉइस होने चाहिए थे, टोटल 10 lakhs होना चाहिए था, 20 इनवॉइसेस आर नॉट अपलोडेड, उसके कारण बंदे को 4 लाख का क्रेडिट अवेल नहीं कर पा रहा है। इन दैट केस मैं आपको 4 लाख क्रेडिट नहीं दे सकती, क्योंकि 1 में नहीं है तो 2A में नहीं आया। मैं मैक्सिमम क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मिसमैच तो दिख रहा है, मिसमैच रिसिपेंट, और ऐसे भी मैंने आपको बोला है ना, ये सेल्फ असेस करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट अभी बीच में नहीं आएगा। डिपार्टमेंट बोलता है आपको समझा दिया, आपके हिसाब से करो, बाद में हमको गलती लगेगी, हम आपका डिमांड रेज कर देंगे, अभी तो आप आपके हिसाब से कर लो। तो उस केस में आर को मालूम है 100 इनवॉइस थे, कितने रिफ्लेक्ट हुए, 80 ही हुए। आर को मालूम है 10 लाख क्रेडिट था, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, 6 लाख ही हुआ। तो 6 लाख क्या है, एलिजिबल है। तो 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000 रुपीज। तो टोटल ही इज एलिजिबल फॉर 6,60,000। एम आई वेरी क्लियर विथ केस 1? केस 1 क्लियर हुआ? केस 1 क्लियर हुआ? जवाब दो मुझे, केस 1 क्लियर हुआ? राइट। अब आपके मन में आएगा बैलेंस का क्या। बस आगे पढ़ते हैं। केस 2, suppliers have furnished in form GSTR 1 80 invoices। केस 2, ऊपर वाला केस 1 था, नीचे वाला केस 2 है। 80 इनवॉइसेस कर दिए। ऊपर कितने इनवॉइस किए थे, 80 किए थे, उसके अगेंस्ट 6 लाख था। ये अलग अलग केस, इंडिपेंडेंट केसेस हैं। 80 इनवॉइसेस किए, जिसके अगेंस्ट कितना क्रेडिट मिल रहा है, 7 lakhs। 7 lakhs तो एलिजिबल है, और होना कितना चाहिए था, 10 lakhs होना चाहिए था। होना कितना चाहिए था, 10 lakhs होना चाहिए था, पर एलिजिबल कितना दिख रहा है, 7 lakhs से दिख रहा है। 7 लाख का 10% कितना होता है, 70,000। टोटल कितना हो गया, 7,70,000। एम आई क्लियर? केस 2 क्लियर? केस 3, independent cases हैं। Suppliers have furnished in form number 1 75 invoices against 80 कितना सबमिट किया, 75, और 75 के अगेंस्ट उनको 9,50,000 का क्रेडिट मिल रहा है। देखो 75 इनवॉइसेस रेस अपलोड हुए, कितने अपलोड हुए, 75। उसके अगेंस्ट उसको 9,50,000 का क्रेडिट मिल रहा है। आई होप विथ मी। टोटल कितने इनवॉइसेस थे, 80। उसके अगेंस्ट टोटल क्रेडिट कितने का था, 10 lakhs का था। टोटल क्रेडिट कितने का था, 10 lakhs का था। ये लोगों ने 75 इनवॉइस रेज किए, अपलोड किए, सॉरी नॉट रेज किए, अपलोड किए इन जीएसटीआर 1 में। तो कितना क्रेडिट दिख रहा है, 9,50,000, विच इज माई एलिजिबल क्रेडिट, विच इज माई एलिजिबल क्रेडिट। अब मैं इसका 10% लेने जाती हूं, तो कितना हो जाता है, 95,000। आई होप विथ मी। तो 9,50,000 plus 95,000 comes to 10,45,000। मुझे बताओ, प्लीज रिप्लाई करो, एम आई एलिजिबल फॉर 10,45,000, yes or no? एम आई एलिजिबल फॉर 10,45,000? क्या मैं पूरा 95,000 ऐड करूं एज 10%? क्या मैं पूरा 95,000 ऐड करूं एज 10%? रिप्लाई करो। Should I add complete? क्या मैं पूरा 95,000 ऐड करूं एज 10%? रिप्लाई करो फास्ट। नो बॉस, नहीं ऐड कर सकती, मैं 10% पूरा ऐड नहीं कर सकती हूं। मेरा मैक्सिमम कितना है, मैं अगर सब कुछ सही होता, अगर लोग 18 वॉइस रेस कर देते, सॉरी अपलोड कर देते, तो मैक्सिमम मैं कितना अवेल कर सकती थी, 10 लाख ही मैंने पे किया है, तो मैं 10 लाख ही अवेल कर सकती थी। इन दिस केस अगर 10% एक्सीड, एक्चुअली कितना होना चाहिए था, 9,50,000 plus 50,000 which comes to 10 lakhs। Am I clear? तो इनका क्या कहना है, अगर 10% exceeds तो आपको उसका नहीं मिलेगा। यू कैन मैक्सिमम टेक ओनली टू एक्सटेंट इट इज एलिजिबल। मैं कितना अलाउड थी, मैंने जितना पे किया मुझे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा थोड़ी मिलेगा।
तो देखो क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया केस 3। Suppliers have furnished informed GST 175 invoices having ITC of rupees 9,50,000 as on the due date of furnishing of the details of outward supply by suppliers. 10% कितना होता है 95,000 रुपीज 9,50,000 प्लस रुपीज 50,000 10 लाख स्टार मार्क किया है स्टार देखो द एडिशनल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल शैल बी लिमिटेड। ये 95,000 क्या है बेसिकली ये 95 ये 70 ऊपर जो हमने एग्जांपल पढ़ा 60 ये एडिशनल है। ये क्या है एडिशनल है। क्या लिखा है द एडिशनल इधर लिखा है द एडिशनल amount of ITC availed shall be limited to ensure that the total ITC does not exceed the total eligible ITC. समझा 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 कि नहीं समझा बस you cannot anyway exceed 10 lakhs because that was eligible total eligible. आपने पे ही 10 लाख किया है तो मैं 10 लाख से ऊपर का क्रेडिट तो देना ही नहीं वाला हूं। Am I clear? ये पॉइंट समझा ये पॉइंट समझा। आप समझो आपके मन में जो डाउट आ रहे थे सपोज केस वन में जनवरी मंथ का आपने 10 फेब को कितना किया 80 इनवॉइस किए टोटल कितने इनवॉइसेस हैं 100। तो जनवरी मंथ में आपने कितने अपलोड किए बाय 10 फेब 80 इनवॉइस आपको कितना मिला 6 लाख प्लस 60,000 एक्स्ट्रा मिल गया। एम आई क्लियर? आई होप विथ मी। अब आगे का आप कौन से महीने में करोगे आप फेब्रुवरी मंथ का। अब वो फेब मंथ में चला गया क्योंकि जैन मंथ की ड्यू डेट तो 10 फेब थी जैन मंथ की ड्यू डेट तो 10 फेब थी तो जैन मंथ का क्रेडिट कितना मिलेगा आपको फेब में 60,000। अब बैलेंस इनवॉइस आप कब अपलोड करोगे फेब के बाद 10 फेब के बाद करोगे तो वो फेब्रुवरी मंथ का जब आप पेमेंट करने जाओगे कब 10 मार्च के लिए तो वो नेक्स्ट मंथ के उसमें कैलकुलेशन में चला जाएगा। एम आई क्लियर? वो नेक्स्ट मंथ के कैलकुलेशन में चला जाएगा। मतलब एक तरीके से क्या हो गया है आर ने पे करा है फिर भी आर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? समझ में आया जो कल आपको क्वेश्चन था बैलेंस का क्या होगा। सी जैन मंथ का अगर मैं आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं आर ने जैन मंथ में 10 लाख का टैक्स पे किया है एज आईटीसी। एम आई क्लियर? इनपुट टैक्स पे कितना टैक्स पे किया उसने 10 लाख का। तो जब वो जनवरी मंथ का सब फॉर्म सब सबमिट करेगा फरवरी मंथ में तो उसके दिमाग में क्या होगा कि मेरे को पूरा 10 लाख का क्रेडिट मिलना चाहिए पर उसको कितने का मिल रहा है 6,60,000 का ही मिल रहा है। रात मतलब पेड 10 लाख बट उसको क्रेडिट कितने का मिला 660 का ही मिला। वो अवेल कितने का कर पाएगा 660 का ही कर पाएगा इवन आफ्टर पेइंग 10 लाख। अब जो बैलेंस बचा हमारा कितना बैलेंस बचा 660 दैट मींस 340 का वो अब अमाउंट कब अवेल करेगा जब सप्लायर्स जीएसटीआर 1 में अपलोड करेंगे तो वो जनवरी मंथ का नहीं माना जाएगा वो फरवरी मंथ का माना जाएगा। तो जैन मंथ में इवन आफ्टर हैविंग अ क्रेडिट ऑफ 10 lakhs ही कैन अवेल ओनली 6,60,000 रुपीज। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? समझो थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज जैन मंथ की लाइबिलिटी थी जैन मंथ की लाइबिलिटी का पेमेंट फरवरी में आता है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? आप इनकम टैक्स में देखते हो कि नहीं देखते हो पूरा साल भर फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वहां तो वंस इन अ ईयर है या एवरी मंथ है। एम आई क्लियर? अज्यूम करो ए टू बी एंड बी टू सी। अज्यूम करो बी ने 10 लाख का टैक्स पे किया था। टैक्स मतलब ये बी का क्या होना चाहिए था आईटीसी 10 लाख का होना चाहिए था। एम आई क्लियर? और बी ने सी को माल दिया उस पे 12 लाख का टैक्स कलेक्ट किया तो ये बी की क्या है लाइबिलिटी है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट 12 लाख की क्योंकि बी ने पैसा टैक्स के नाम पे कलेक्ट किया है। वो बी का पैसा नहीं है टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का पैसा होता है गवर्नमेंट को पे करना है उसकी लाइबिलिटी।
तो नॉर्मली अगर ये ऐसा कि ऐसा ही होता, ये ऐसा कि ऐसा ही होता, ये सब ट्रांजैक्शन कौन से महीने में हुए हैं, जनवरी मंथ में हुए हैं, कुछ गलती नहीं होती, तो 20th फेब को जब भी अपना रिटर्न फाइल करने जाता, 20th फेब को जब भी अपना रिटर्न फाइल करने जाता, तो वो क्या बोलता, सर मैं आपको ऑलरेडी 10 लाख पे कर चुका हूं, मुझे 12 लाख का पेमेंट करना है, तो मैं 10 लाख तो पहले 10 लाख तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां से ऑफसेट कर लेता हूं, एम आई क्लियर, और बचा 2 लाख में क्या कर देता हूं, मैं कैश लेजर में 2 लाख जमा कर देता हूं, और फिर 2 लाख यहां से ऑफसेट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगर कुछ भी गड़बड़ी नहीं होती तो ऐसा होता कि नहीं होता, अगर कुछ भी गड़बड़ी नहीं होती तो क्या ऐसा होता कि नहीं होता, रिप्लाई करो, यस और नो। सब कुछ सही होता, सब लोगों ने प्रॉपर्ली अपने इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में अपलोड किए होते, तो बी के 2A में 10 लाख क्रेडिट मिलता कि नहीं मिलता। पर हुआ क्या, हुआ क्या, उन्होंने अपलोड किए, जिस केस 1 की बात करो 6 लाख, उन्होंने अपलोड किए 80 इनवॉइसेस, 80 इनवॉइसेस के अगेंस्ट क्रेडिट कितने का था, 6 लाख का था, एम आई क्लियर। तो आईटीसी एलिजिबल कितना हुआ, 6 लाख प्लस 10,660, कितना, 660, एम आई क्लियर। पर उसको उसकी लाइबिलिटी कितनी है, 12 लाख। बंदे की लाइबिलिटी कितनी है, बेचारा 10 लाख पे करके बैठा है, पर उसको यूटिलाइज जनवरी मंथ का, जब वो फरवरी में पेमेंट करने जाएगा, सोचो यार, बंदा 10 लाख पे करके रखा हुआ है, बंदा ने कितना पे करके रखा है, 10 लाख, पर उसको क्रेडिट कितने का मिल रहा है, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, सिर्फ 660 का मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, 660 से यहां ऑफसेट करेगा, और बचा कितना, 5,40,000 वो कैश लेजर में 540 डिपॉजिट करेगा, फिर 540 क्या करेगा, लाइबिलिटी ऑफसेट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। मतलब एक्चुअली उसको कैश लेजर में कितना होना चाहिए था, 2 लाख ही होना चाहिए था, कैश लेजर में कितना होना चाहिए था, 2 लाख ही होना चाहिए था, पर उसको कितना पे करना पड़ा, 540, उसको 340 का, उसको क्रेडिट कितने का मिला, 660 का ही मिला, कितना मिलना चाहिए 10, कितना कम मिला, 340 का उसको क्रेडिट कम मिला, उसके कारण उसको 340 अलग से कैश लेजर में डालना पड़ा। मतलब सोचो यार, मेरा पैसा वहां है, वो मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, और यहाँ मैं 340 अलग से और भर रही हूँ, मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है कि नहीं रहा है। लिक्विडिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बिजनेस। लिक्विडिटी नहीं होती है यार, सब रोलिंग पे बिजनेस चलता है। एम आई क्लियर, समझा, ये हुआ। तो अब जनवरी मंथ का ये सीन है, जब वो 20th फेब को करेगा तो ये करेगा। अब जब वो फेब्रुअरी का भरेगा, फेब्रुअरी का जब वो भरेगा, तो फेब्रुअरी का जब वो मार्च में 20th मार्च को भरेगा, तो वो जो इनवॉइसेस जो पिछले महीने में वो लोगों ने अपलोड नहीं किए होंगे, वो अब अपलोड हो जाएंगे, वो अब अपलोड होंगे, हाँ या ना, अब लेगा, अब लेगा। इन पूरे सीन में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, बिजनेसमैन का पैसा ब्लॉक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट नहीं मिल रहा है, माई मनी इज गेटिंग ब्लॉक इवन आफ्टर पेइंग 10 लाख रुपीज, आई एम ओनली अवेलिंग 6,60,000 and 340 I have to pay again in cash after paying. This is the problem. समझ में आ रहा है, am I clear, am I clear, I hope with me, right? आगे बढ़ू, आंसर करो, आगे बढ़ू। अब आगे एक चीज का जवाब देना, मुझे एक चीज का जवाब देना। केस 1 में, केस 1 2 3 की बात, ओके देखते, 1 एंड 2 की बात करते हैं। 1 में 80 इनवॉइस, 2 में भी 80 इनवॉइस, 6 लाख का क्रेडिट, 7 लाख का क्रेडिट, एम आई क्लियर। मुझे बताओ, और 6 लाख अगेंस्ट मुझे अवेल कितना हुआ, 6.6, 7 लाख के अगेंस्ट मुझे अवेल कितना हुआ, 7.7। आई होप विथ मी, एक चीज का जवाब दो, क्या मुझे पूरे 20 इनवॉइस जो अभी तक अपलोड नहीं किए, क्या उन सारे 20 इनवॉइस का वेट करना चाहिए टू अवेल फुल 10 lakhs?
रिप्लाई करना, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वापस समझना मेरा क्वेश्चन। 80 इनवॉइस, केस 1 की बात करते हैं। 80 इनवॉइस के अगेंस्ट मेरे को 6,60,000 का मैं क्रेडिट अवेल कर चुकी हूँ। 20 इनवॉइस अपलोड नहीं हुए हैं, 20 इनवॉइस अपलोड नहीं हुए हैं। क्या मुझे 20 इनवॉइसेस के लिए वेट करना पड़ेगा टू टेक टोटल क्रेडिट ऑफ 10 लाख रुपीज? रिप्लाई। लेट मी से कितना समझ पाए हो मेरे क्वेश्चन को। कभी कभी क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता है पर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, एग्जाम में भी होता है। देन नॉट टू वेट का मतलब क्या होता है? बॉस अगर आप बॉस अपलोड नहीं करेंगे तो मैं बैलेंस कैसे लूंगी? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, 80 के अगेंस्ट 6.6 मिल गया मुझे, तो रिप्लाई करो। इफ यू आर सेइंग मी नो, गिव मी एन आंसर, गिव मी एन आंसर, मतलब व्हाई नो? इफ यू सेइंग मी नो, व्हाई नो? Reason to it. My question is, you have uploaded 80 invoice. Against 80, I have taken a credit of 6,60,000. Am I clear? 20 invoices you have yet not uploaded. 20 invoices yet not uploaded. Should I wait for all 20 to take the credit of complete 10 lakhs? If no, why no? जवाब दो जल्दी। No, you're not understanding my question. You're not understanding my question. My question is, 80 के against I'm getting 6.6 lakhs. I want 10 lakhs. Should I wait for all 20? Listen to my lines. Should I wait for all 20 to get the balance of 3.4 lakhs? Should I wait for all 20 to take a balance of 3.4 lakhs? नहीं, नहीं समझ रहे हो आप लोग, अंडरस्टैंड करो। देखो, 80 इनवॉइसेस, 80 इनवॉइसेस का क्रेडिट 6 lakhs है, am I clear? पर मैंने अवेल कितना किया? 6.6 lakhs, मतलब 6,60,000। मैंने अवेल कितना किया? 6,60,000। गेट योर पॉइंट? नाउ आई नीड नॉट वेट फॉर ऑल 20। मुझे सारे 20 की जरूरत नहीं है बॉस। मैं 6 लाख जब आप बोलते हो तो मैं 660 लेती हूँ, मतलब आई एम टेकिंग 10% एक्स्ट्रा, आई एम गेटिंग 10% एक्स्ट्रा। तो आई नीड नॉट वेट फॉर कंप्लीट 20 इनवॉइसेस। Total 100 invoices is giving me 10 lakhs. Total 100 invoices is giving me 10 lakhs. अगर 20 और आ जाएंगे लॉजिकली तो ये 4 lakhs बढ़ के ये 10 lakhs हो जाता। मैं क्लियर? पर मेरे को क्या 6 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 6 लाख मिला था? नहीं, मेरे को 6 लाख के अगेंस्ट 6,60,000 मिला था, मतलब मैंने 10% एक्स्ट्रा लिया था। तो मुझे सारे इनवॉइसेस के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 lakhs का मुझे क्रेडिट अवेल करना है, अगर 10 lakhs का मुझे क्या करना है, क्रेडिट अवेल करना है, तो अज्यूम करो बॉस 10 lakhs कब अवेल कर लूंगी? समझना, प्रैक्टिकली समझना। अगर ये 110% प्रैक्टिकली करके देखती हुए तो मैं समझाती हूं मैं, तो 100% कितना? आई होप विथ मी। व्हाट एम आई डूइंग इज 10 lakhs divided by 110 into 100 which comes to, समझना, 909091। समझना, आंसर समझना, प्लीज प्रैक्टिकली समझो। यहां पे अगर सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देना, अगर मेरा 80 इनवॉइस, अगर मैंने 80 इनवॉइस, मेरे सप्लायर ने क्या किया था, 80 इनवॉइस रेज किया था, उसके अगेंस्ट एलिजिबल अमाउंट इतना दिख रहा था। अज्यूम करो, मैं एक नंबर चेंज कर रही हूं आपकी लाइफ सिंपल करने के लिए। 80 इनवॉइस किसने रेज किए? सप्लायर ने रेज किए। उन सबका टोटल क्रेडिट 9,09,091 रुपीज आया। ये मेरा क्या है? एलिजिबल। अब मैं क्या करूंगी, ये तो लूंगी ही लूंगी, इसका
इसका मैं 10% और लूंगी, इसका मैं 10% और लूंगी, विच इज 90,901. एम आई क्लियर? ये कितना है? 10% है. एम आई क्लियर? तो अगर मैं दोनों को टोटल कर दूं 90,9091 प्लस 90,901 विच कम्स टू राउंड ऑफ करके 9 लाख, मतलब विच कम्स टू टोटल 10 lakhs. कुछ राउंड ऑफ का इशू आ रहा है. गेटिंग अ पॉइंट? वापस देख लेते हैं अपन एक बार. 3 4 5 6 डिवाइड बाय 110 into 100. Yeah, 90,9091 is correct, and 90,9091 का 10% comes to 9010, not ये 10, sorry, ये 10 is 10. Am I clear? और मैं इसको 10 नहीं ले सकती क्योंकि ये राउंड ऑफ 09 तक ही जाएगा. दिस इज 09. Am I clear? दिस इज 09. Am I clear? तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 90,9091 प्लस 90,909 comes to exactly 10 lakh rupees. आई होप विथ मी. समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मेरा यहाँ कहने का लॉजिक ये है कि मुझे पूरे 100 इनवॉइस के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. अगर 80 इनवॉइस, अज्यूम करो मेरा एक केस 4 होता, अज्यूम करो मेरा एक केस 4 होता जिसमें बोला था कि 80 इनवॉइस रेज किए, 80 इनवॉइस अपलोड किए, जिसका क्रेडिट कितना मिल रहा है हमें? 90,9091. जिसका क्रेडिट कितना मिल रहा है हमें? 80 इनवॉइसेस का एक्चुअली जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है? 90,9091. ये तो एलिजिबल हो गया, पर मुझे तो 10 लाख चाहिए था, पर उन्हें 20 इनवॉइस रेज ही नहीं किए, अपलोड नहीं किए. इन दैट केस व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मैं 90,9091 का 10% और ऐड कर दूंगी, विच इज 90,909. ये टोटल मिला के 10 लाख हो गए. अब मुझे जवाब दो, क्या मुझे 20 इनवॉइसेस की जरूरत है? क्या मैं उस 20 इनवॉइस के लिए अब मेरे को कोई सोचने की बात है या नहीं है? रिप्लाई करो. आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू पीपल. समझा कि नहीं समझा? रिप्लाई करो. हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? नो मीन्स नॉट अंडरस्टूड. नो मीन्स नॉट अंडरस्टूड कि कंफ्यूजन नहीं है. व्हाट? ऐसे नो यस कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ. अब मैं वापस पूछ रही हूँ. नो, नॉट अंडरस्टूड. ओके, बहुत सिंपल मुझे चीज का जवाब दे. बहुत सिंपल लॉजिक है ये, सिंपल लॉजिक है. मुझे बताओ 80 invoices. Simple, you only answer. The one who have not understood will reply me. Rest nobody is going to answer. I had paid for 100 invoice. Who am I? R. Who am I? R. I have paid for 100 invoices. I hope you with me. मैंने 100 invoices के लिए पे किया है. Am I clear? One thing. उस 100 इनवॉइसेस के अगेंस्ट मैंने टैक्स कितना पे किया है? 10 लाख का. मुझे 10 लाख का क्रेडिट मिलना चाहिए. बट मेरे जो सप्लायर्स हैं उन्होंने जीएसटीआर 1 में सिर्फ 80 इनवॉइस ही अपलोड किए. उस 80 इनवॉइस का जब मैंने टैक्स का टोटल किया, इट केम टू दिस फिगर 9,09,091 रुपीज. जब मैंने 80 इनवॉइसेस का टोटल किया, इट केम टू 9,09,091 रुपीज. दिस वॉज एलिजिबल. मैंने डिपार्टमेंट को बोला सर मैंने 10 लाख का पेमेंट किया था, मैंने 100 इनवॉइस का पेमेंट किया था, इन्होंने तो सिर्फ 80 ही अपलोड किए. तो डिपार्टमेंट बोलता है सॉरी सर, मैं वो 20 का अभी तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं आपको इतना कर सकता हूं कि मैं ये जो 90,9091 मतलब 9,09,091 जो आप एलिजिबल हो उसका मैं 10% आपको और दे देता हूं. उसका 10% हुआ 90,909 रुपीज. टोटल देखा तो 10 lakhs हो गया. मैंने टोटल पे ही कितना किया था? 10 लाख का पेमेंट किया था. 10% जब मैंने ऐड करवाया, डिपार्टमेंट का रूल 36 सब रूल 4 जो रिस्ट्रिक्शन दिया है, तो मेरे को 10 lakhs मिल गया. नाउ आंसर, एम आई कंसर्न फॉर दैट 20 इनवॉइस? अपलोड करेंगे वो लोग, पर क्या मेरे को उसका जीएसटीआर का कुछ भी लेने की जरूरत है? मेरे को उसके उसके अंदर आईटीसी कुछ भी लेने की जरूरत है? मैं उस आईटीसी को लेने की अब बात करूंगी क्या? नहीं ना. बोलो, मुझे रिप्लाई करो.
क्योंकि मुझे ऑलरेडी मिल गए। तो मेरा क्वेश्चन क्या था आपको, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि 80 इनवॉइस, आप जवाब देना मुझे, 80 इनवॉइस जब आपने मुझे अपलोड किया तो मेरे को 6 लाख का एलिजिबल था, 6 lakhs एलिजिबल था। रिप्लाई करना, रिप्लाई करना। एंड द वन आई विल आस्क पीपल, ईशा यू विल रिप्लाई मी नाउ हियर। 6 lakhs 18 वॉइस मैंने रेज किया, 18 वॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट कितने का दिख रहा था, 6 lakhs का दिख रहा था, पर मैंने लिया कितने का, 660 का लिया, 660 का लिया। गेटिंग माय पॉइंट, एम आई क्लियर? मुझे कितना और चाहिए, मैंने टोटल कितना पे किया, 10 lakhs पे किया। टोटल कितना पे किया है मैंने, 10 lakhs पे किया है। उसके अगेंस्ट मुझे 660 का तो ऑलरेडी क्रेडिट मिल चुका है। कितने क्रेडिट बचा है, 3,40,000 का क्रेडिट बचा है। नाउ रिप्लाई, यू विल रिप्लाई 340 के लिए क्या मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा तो मैं 340 का टोटल ले सकती हूँ, रिप्लाई करो। अगर मेरे को टोटल 340 चाहिए तो कितने का इनवॉइस सप्लायर अपलोड करेंगे, प्लीज रिप्लाई। एंड आई वांट, नो 340 तो आई वांट टोटल, 340 तो I want total, but for the 340 how much invoice should be uploaded by the supplier, against that I can take 340. reply, reply जल्दी reply करो। please reply, I'm waiting for reply। boss calculation करो, you need to calculate something over here, think। मैं ऑलरेडी थॉट प्रोसेस दे चुकी हूँ आपको, ऑलरेडी हम आगे सॉल्व कर चुके हैं। वॉट 4.4 lakhs, कैसी बातें करते हो यार, 6 लाख के अगेंस्ट 660 मिलता है मुझे, मतलब कम से ज्यादा मिल रहा है, तो तुम मुझे 3.4 के लिए 4.4 की बातें कर रहे हो, कैलकुलेशन गलत किया है। और एनीबडी रिप्लाई, गिव मी अ राइट आंसर। समझा नहीं मतलब, और मैथमेटिकल है ये, कॉन्सेप्ट ज्यादा मैथमेटिकल है ये। 30.9, थिंक डॉट कहां आएगा, 30.9 डॉट कहां आएगा, 30 lakhs तो टोटल आईडीसी नहीं है। आई नो यू हैव नॉट अंडरस्टूड, 4.4 जहां बोला मैं वही समझ गई, यू हैव नॉट अंडरस्टूड। अदर्स, आई एम ओके, इफ दिस टू आर रॉन्ग, अदर्स रिप्लाई। लेट मी सी हु इज गिविंग मी राइट आंसर। Exactly, this is the answer। अरे यार बस, when you said 30.9 your point was at wrong place, and then you have not even given me lakh rupees, how will I come to know? Understand करो boss, what यार, 80 इनवॉइस का 6 lakhs का क्रेडिट था, 6 lakhs के अगेंस्ट मैंने अवेल 6.6 lakhs किया। Am I clear? अब मुझे 3,40,000 का क्रेडिट और चाहिए। अंडरस्टैंड करो यार, 3,40,000 का क्रेडिट के लिए पूरा 3,40,000 अगर इनवॉइस नहीं भी उन्होंने अपलोड किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये 110% है। इट इंक्लूड्स दैट 10% which I am taking extra, तो बेसिकली 100% कितना हुआ, 3,40,000 divided by 110 into 100 is comes to 3,09,091 rupees। अगर सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, 80 इनवॉइसेस का 6 lakhs हो गया, 6 lakhs के लिए मेरे को 660 का मैंने ऑलरेडी ले लिया है। नेक्स्ट मंथ उन्होंने 10 इनवॉइस अपलोड किए। उन्होंने क्या किया, 10 इनवॉइस अपलोड किया और उस टोटल का 3,09,091 was the figure, 3,09,091 was the figure। पर मैं कितना लूंगी, 10% और लूंगी कि नहीं लूंगी, तो इसका 10% कितना होता है,
30909। एम आई क्लियर? 10% कितना होता है? 30909 टोटल कर दो, प्लस 3090991 कम्स टू 3,40,000। आई होप यू आर विथ मी। समझा कि नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा तो पूछो मुझसे। बस मुझे पूरे 3,40,000 के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट मंथ उन्होंने 10 इनवॉइस अपलोड किए जिसका क्रेडिट कितना है 3,09,091 रुपीज, तो ये एलिजिबल हो गया और मैं इस पर 10% और ऐड कर दूंगी, टोटल 340 हो गया। चलो अगर क्लियर है ना वापस जवाब दो। केस 2 क्या था हमारा? केस 2 था 80 इनवॉइस वाज गिवन मी 7 lakhs और मैंने अवेल कितना किया 7,70,000। बस ये कितना है? ये 110% है। देखो अगर 7,70,000 इज 110% तो 100% कितना हुआ? 7 लाख हुआ कि नहीं हुआ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यार। 7,70,000 into 100 डिवाइड बाय 110 comes to 7 lakhs। मतलब जब 7 lakhs का क्रेडिट होता है तो मैं 770 लेती हूँ। अब मैं 770 ऑलरेडी ले लिया है। कितना शॉर्ट है? कितना शॉर्ट है यहाँ पे? 230। कितना शॉर्ट है? 230। अब मुझे आप लोग जवाब दो। मेरे को 230 का क्रेडिट और चाहिए। 230 के क्रेडिट के लिए कितना आप इनवॉइस का आईटीसी होगा तो मेरा काम हो जाएगा? बताओ। The one who has already given me right answer will not reply over here. Other people reply. अरे बॉस वाई वी आर डूइंग दिस टू अंडरस्टैंड कि बॉस नेक्स्ट मंथ मेरे को पूरे के लिए वेट, मैं कुछ प्रैक्टिकली करूंगी नहीं, पर हम लॉजिक समझ रहे हैं इसमें कि आपको अगले महीने पूरे के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आपका काम तो आधे में ही हो जाएगा। Yes, this is the answer. Why I am doing this? I am trying to tell you people why I am doing this. that अगर मुझे 10 लाख का क्रेडिट चाहिए तो 10 लाख के लिए मुझे सिर्फ अगर मेरे को इतना भी काम हो गया, आपने 9,09,091 का भी अगर आपने इनवॉइस अपलोड कर दी जिससे मुझे इतना क्रेडिट मिल गया तो भी मेरा काम हो जाएगा। मुझे बैलेंस के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूं मैं आपको। आपको पूरे 100 के इनवॉइस के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर टेकिंग 10% एक्स्ट्रा। नाउ क्लियर? बॉस आई एम अगेन सेइंग इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एमसीक्यू आ जाएगा। कुछ भी 2 नंबर का एमसीक्यू आ गया यार, और 2 नंबर मतलब 1 मार्क। 40 से 39 जिस बच्चे को आते हैं ना उसके लिए 1 मार्क का इंपॉर्टेंस समझना। जिसको 199 आते हैं ना उसके लिए 1 मार्क का इंपॉर्टेंस समझना। जिसका 59 आते हैं ना उसको 1 मार्क का इंपॉर्टेंस। एग्जामिनेशन चला गया, जिसका रैंक चला गया, सपोज रैंक वाज 500 पे और आपको 499 आए, एक नंबर से जब रैंक चली जाती तो उस 1 मार्क का इंपॉर्टेंस समझना। एवरी मार्क काउंट्स। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? तो प्लीज, और ऐसे भी यू जस्ट आपको मार्क्स कलेक्ट करने पड़ते हैं ऐसे ऐसे करके कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो मैं गलती करूंगी नहीं, ये तो पूरे मेरे पॉकेट में। कोई गलती करने के तो बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हमें। ऐसे ऐसे तो हमें इजीली डिग्री दे नहीं देगा। डिजर्विंग हो तो डिग्री मिल जाएगी, नहीं डिजर्विंग तो डिग्री नहीं मिलेगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बस एवरी ड्रॉप काउंट्स ना, एवरी मिनट काउंट्स, वैसे एवरी मार्क्स काउंट। एंड आई पता नहीं, आई पर्सनली फील दिस टॉपिक will be there in your exam. क्लियर? आगे बढ़े? चलो तो देखो यही सब लिखा है, मैं फटाफट एक बार पढ़ देती हूँ सो इट विल बिकम इजी फॉर यू पीपल एंड देन वी आर डन विथ रूल 36 सब रूल 4। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? when can balance ITC be claimed? when can, जो तुम्हारा आपका कल क्वेश्चन था मैम बैलेंस की कब करेंगे, when can balance ITC be claimed in case availment of ITC is restricted as per provision of rule 36 sub rule 4?
The balance ITC may be claimed by the taxpayer in any of the succeeding months provided details of requisite invoices are uploaded by the suppliers. Boss, suppliers have to upload it first. आप अपलोड नहीं करोगे तो फिर बस, अगर अज्यूम करो जनवरी का फरवरी मंथ में 18 इनवॉइस अपलोड हो गए, बाकी 20 अपलोड ही नहीं हुए हैं, तो जब तक अपलोड नहीं करोगे मैं कैसे लूंगा? He can claim proportionate ITC as and when details of some invoices are uploaded by the supplier, provided that credit on invoices, the details of which are not uploaded, remains under 10% of eligible ITC, the details of which are uploaded by suppliers. Am I clear? वो चीज ध्यान में रखना, बैलेंस जैसे जैसे वो अपलोड करते जाएंगे आप लेते जाना, पर इंश्योर दैट इट शुड बी 10%, एंड द मोमेंट 10 lakhs हो गया है, आप आगे अगर उन्होंने कुछ अपलोड किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, कहाँ गया हमारा एग्जाम्पल, हाँ, सपोज 80 इनवॉइसेस में 80 इनवॉइसेस का टोटल क्रेडिट कितना था, 9,09,091 रुपीज, और मैंने 10% एक्स्ट्रा ऐड करके 10 lakhs ले लिए, हो गया। अब नेक्स्ट मंथ अगर वो और कुछ इनवॉइस जो 100 में से बैलेंस 20 बचे, जो 100 में से बैलेंस 20 बचे, अगर वो और कुछ अपलोड करते हैं, उसका मुझे क्रेडिट अब नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 lakhs मेरा हो चुका है। समझा? समझा? समझा कि नहीं समझा? बॉस मैं बहुत डेप्थ में गई हूं, इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स है, और एक अमेंडमेंट नहीं है, बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हैं, और सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अमेंडमेंट्स हैं। Am I clear? Full ITC or balance amount may be availed in present relaxation by R in case total pertaining the invoice the details which has been uploaded. मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था कि अगर आपने 9,09,091 रुपीज का अगर इनवॉइस का क्रेडिट मुझे मिल रहा है, तो उसका 10% अगर मैं और ऐड कर दूं विल बी 10 lakhs, बात खत्म। नेक्स्ट मंथ आप और 5 इनवॉइस अपलोड करो, उसके नेक्स्ट मंथ और 10 करो, उसके नेक्स्ट मंथ बैलेंस 5 करो तो 100 हो गए, फिर भी मैं उसका कुछ भी नहीं करने वाली। क्लियर? क्लियर? In other words, the taxpayer may avail full ITC in respect of a taxpayer as and when the invoices are uploaded by the supplier to extend eligible ITC. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। एलिजिबल ITC अगर 60,000 है तो मुझे कितना मिलेगा, 6,60,000। Am I clear? Am I clear? एलिजिबल है 6 lakhs, तो इसका मुझे कितना मिलेगा, आई होप विथ मी समझ में आ रहा है, 6,60,000। तो बस अगर आपने 9 लाख कितना अमाउंट दिया है, 9,09,091 का है, तो उसका मुझे 110% कर दूंगी तो मुझे 10 lakhs मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। Am I clear? तो केस आर में क्या हुआ, 6 lakhs था, Am I clear? 6 lakhs था, Am I clear? और 340 बच गया था क्योंकि मैंने 6 lakhs plus 60,000 ले लिया था, 6 lakhs plus 60,000 ले लिया था, which comes to 6,60,000, which comes to 6,60,000। बैलेंस कितना बच गया था, 3,40,000। तो 3,40,000 के लिए अगर आपने 3,09,091 का भी अगर आपने इनवॉइस अपलोड कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। Am I clear? Am I clear? Same goes with next example. 7 लाख का किया था, 7 लाख के अगेंस्ट मैंने 770 का लिया था, शॉर्टेज कितने का था, 230 का था, तो 230 के लिए मुझे वेट करने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपने 2,09,901 रुपीज का इनवॉइस अपलोड कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। इन शॉर्ट, द मोमेंट आप 9,09,091 रुपीज का इनवॉइस अपलोड कर देते हो तो मैं पूरे 10 lakhs के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ। एम आई वेरी क्लियर? इज रूल 36 सब रूल 4 वेरी क्लियर? वेरी वेरी क्लियर? प्लीज टेल मी, कहीं कोई भी कंफ्यूजन है? एम आई क्लियर? प्लीज अप्लाई। एनी कंफ्यूजन एनी वे, आस्क मी। कोई डाउट है वापस पूछ लो। इनफैक्ट आफ्टर द क्लास रीड दिस अगेन, इफ एनी डाउट इट हैपेंस क्लास में
क्लिक नहीं करता है, घर पे पढ़ने में वापस और यार ये पॉइंट्स नहीं समझा, ये आस्क मी, बट आई एम वेरी श्योर दिस टॉपिक विल बी देयर इन योर एग्जाम। क्योंकि जो बाकी 2 अमेंडमेंट्स आए हैं ना, उसमें सेकेंड अमेंडमेंट है दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन सीए फाइनल्स, और उसके बाद जो थर्ड अमेंडमेंट है आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग फॉर यू पीपल। दैट मीन्स आउट ऑफ 3 बिग अमेंडमेंट्स इन दिस चैप्टर, 2 कैन कम एट योर लेवल बिकॉज इट इज नॉट डिफिकल्ट। Am I clear? Am I clear? So is rule 36 sub rule 4 very clear? Okay, thank you. Take care. Bye bye.